तो बेटा आज की क्लास में हम लोग जो करने वाले हैं वो है आईएससी कंप्यूटर साइंस का सेमेस्टर 2 का स्पेसिमेन पेपर, राइट। तो ये स्पेसिमेन पेपर ये थ्योरी का है। तो इसमें क्या है, यू एग्जाम 35 मार्क्स का एवरीबडी मस्ट बी नोइंग, क्योंकि अब तक तो प्री बोर्ड दे ही चुके हैं, ठीक है। 1.5 आवर टाइम मिलने वाला है, 10 मिनट रीडिंग टाइम मिलेंगे, और आपको क्या करना है, 3 सेक्शन में डिवाइडेड है क्वेश्चन पेपर। तो सेक्शन ए में एक एक नंबर के क्वेश्चन है, आई थिंक 7 क्वेश्चन है, एक मार्क्स के। सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन है, सॉरी 4 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच, तो टोटल ये 8 मार्क्स का है। तो टोटल 8 प्लस 7 आपकी 15 मार्क्स की थ्योरी है। बाकी सेक्शन सी में प्रोग्रामिंग कवर की गई है और सभी क्वेश्चन कंपल्सरी है। सेक्शन सी में चॉइस दी गई है, तो सेक्शन सी की चॉइस में क्या है कि भाई क्वेश्चन में पार्ट ए और बी 2 पार्ट है, 2 क्वेश्चन में से कोई एक करना है। तो इस तरह से चॉइस दी गई है, वो भी 2 क्वेश्चन में चॉइस है, बाकी में कोई चॉइस नहीं है। तो जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जाएंगी आपको पता चल जाएगा भाई किस सेक्शन में किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। तो सेक्शन ए का 7 मार्क्स का है, उसमें पहले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस दिए गए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है, द क्वेश्चन इज द कीवर्ड यूज्ड बाय अ क्लास टू एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंटरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंटरफेस, तो अगर प्रॉपर्टी ऑफ द क्लास लिखा होता तो वर्ड होता एक्सटेंड्स, पर इंटरफेस को एक्वायर करने के लिए जो आंसर है वो है इंप्लीमेंट्स, ठीक है। इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करते हैं। क्वेश्चन 2 इज सेइंग द एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू मेक मेनी फॉर्म इज नोन एज, सो दिस इज मेनी फॉर्म में यूज करना है कि वन थिंग इज रिप्रेजेंटेड इन मेनी फॉर्म इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फिज्म मीन्स मॉर्फस मीन्स फॉर्म्स। This question is very simple, first 2 questions. Then here comes a question from the recursion where we have to find the output of this program. A small code is given which is saying if n is less than 0 then return 1, otherwise this recursive process will take place. The number which is provided is 56. So let's say we call this function and give 56 to it. So 56 is less than or equal to 0 is false, the condition is false. So it will call the recursive thing. So n modulus 10 is 6 plus next call will take place, and here it will provide n by 10. 56 by 10 is 5. So function 5 के लिए कॉल हुआ, 5 is less than or equal to 0 is false. फिर से recursive कॉल हो गई, 5 plus toy 0, ठीक है। तो 0 के लिए कंडीशन क्या हो रही है, 0 के लिए कंडीशन हो रही है ट्रू, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 0 ट्रू, तो रिटर्न कर रहा है 1, तो यहां से 1 रिटर्न हुआ, तो यहां 1 रिटर्न होकर गया, तो 5 मिला, 5 प्लस 1 6 हो गया, 6 रिटर्न हुआ, 6 प्लस 6 12 हो गया। तो यहां पे एक बच्चे अगर यहां ध्यान नहीं देंगे, 0 होने पे रिटर्न कर रहा है 1, अगर ये ध्यान नहीं देते नॉर्मली कोई लोग 11 को भी अगर इसको प्रॉपर बिल्कुल ड्राई रन नहीं किया जा रहा है या बहुत फोकस करके नहीं देखे, बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, बिल्कुल आदमी ने कैजुअली देखा, अच्छा डिजिट एक्सट्रैक्ट करके ऐड कर दे रहा है, तो वो 12 की बजाय 11 को आंसर दे सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है 12। तो जो आउटपुट है क्वेश्चन है उसमें जो चॉइस होती है वो बहुत ही नियर वाला आंसर रहता है, ठीक है। एक आंसर देख रहा है 65, जैसे किसी को लगे अरे ये तो रिवर्स कर रहा है, तो भी उसको लगे हाँ मेरा आंसर इसमें सही है क्योंकि चॉइस में दिया हुआ है, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये रहता है कि गलती हो सकती है, क्योंकि चॉइस अगर आपने गलत सोचा और वो मैच कर गई तो गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू राइट अ स्टेटमेंट इन जावा टू एक्सट्रैक्ट द वर्ड मिस फ्रॉम द वर्ड सबमिशन। तो यहां पे मिस चाहिए, मिस किस इंडेक्स नंबर से किस इंडेक्स नंबर तक है, 0 1 2 0 1 2 3 से शुरू हो रहा है, 4 5 6 तक जा रहा है। तो हमें लिखना पड़ेगा यहां पे स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट, केवल एक्सट्रैक्ट करने का लिखना है, सबमिशन डॉट सब स्ट्रिंग। स्टार्ट किधर से करने हैं, 3 से 6 तक चाहिए तो हम 7 देंगे, क्योंकि सबस्ट्रिंग फंक्शन को जो भी एंड इंडेक्स नंबर देते हैं वहां -1 तक एक्सट्रैक्ट करता है, इसलिए हम -1 तक देंगे, ठीक है। ठीक है, सही दिया आंसर आप लोग ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द प्रिंसिपल बाय विच द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर वर्क्स।
So stack data structure is worked on the principle of last in first out. LIFO will also do. आप LIFO भी लिख सकते हैं, last in first out दोनों आंसर लिख सकते हैं. The next question is, there is a statement given, we have to find the output fan plus automatic dot caret 5 plus करें तो concat करेगा. Automatic पे character 5 index number पे कौन सा है? A. तो index number 5 पे A है, तो the result will be FANA. I got that. Give one reason why iteration is better than recursion. सिलेबस में रिकर्शन है पर पूछ रहा आइट्रेशन बेटर क्यों है? क्योंकि आइट्रेशन में क्या चीज होती है, यहां पे फंक्शन खुद को जो बार बार कॉल कर रहा है तो वो जो वेरिएबल्स हैं उसकी कॉपी नहीं बन रही है. तो आइट्रेशन ऑक्यूपाइज लेस मेमोरी. ठीक है, लेस मेमोरी लेगा और क्या होगा, फास्ट होगा. तो यहां दो टर्म जरूर यूज करें कि ऑक्यूपाई लेस मेमोरी एंड वर्किंग स्पीड इज फास्ट. Children, what the children write, they write it, it is easy, it is complex. तो easy complex तो आपकी समझ पे डिपेंड कर रहा है. फॉर पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो सकता है कि रिकर्शन विल बिकम इजी. तो डिपेंड ऑन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम किसको क्या इजी लगता है और कब क्या करना ज्यादा आसान पड़ेगा. तो इसलिए इजी कॉम्प्लेक्स ना लिखे, इसको सीधे लिखिए यहाँ मेमोरी कम लग रही है. चाहे वो कोई भी बनाए, वो कम लग रही है तो कम लग रही है. ठीक है, राइट. नाउ सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन है, 2, 3, 4, 5. तो यहां पे मैंने इतना खाली क्वेश्चन दिया, बाद में सारी जगह छोड़ दी है. डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिकर्शन का डिफरेंस पूछा गया है. डायरेक्ट रिकर्शन में फंक्शन ए इज कॉलिंग इटसेल्फ. ठीक है, फंक्शन कॉल इटसेल्फ डायरेक्टली. तो हमने कहा सपोज करिए एक फंक्शन ए है, इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखे एंड देन रिकर्सिव कॉल इज मेड with the base case and all that is there, but function is calling itself. तो calling itself तो recursion हो गया directly. It is clearly seen कि A is calling A, clearly seen. अब इधर क्या है, A function is calling B, B is calling C, then C is calling A. कुछ कहीं घूम के वापस खुद पे आ गए. अब ये लेबल 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं. So calling itself but not directly through other function, that it is known as indirect recursion. So we can write call itself through other function, right? Then the next question, there's an infix expression is given. We have to convert this infix expression to postfix form. So चलो पहले मैं साफ साफ बड़ा सा एक्सप्रेशन लिख देता हूं. A asterisk B plus C slash D minus E slash F. तो पहले मैं नंबरिंग का दे रहा हूं. सबसे हायर प्रेसिडेंस ब्रैकेट का होता है, तो ब्रैकेट के अंदर इधर स्लैश है विच इज हैविंग हायर प्रेसिडेंस ओवर प्लस. तो ये तो 1, 2 हो गया. उसके बाद बचे वाले में, ब्रैकेट के बाहर वाले में एस्ट्रिक्स एंड स्लैश आर हैविंग इक्वल प्रेसिडेंस. तो एस्ट्रिक्स विल कम फर्स्ट, then division will be there and then the subtraction will be there. So this is the order in which we will be doing it. So let's start. A asterisk B plus, सबसे पहले डिवीजन को शिफ्ट किया, ये ब्रैकेट क्लोज, ये माइनस E. अभी हम क्या करेंगे, एक साथ दो हाँ नहीं कर लेते हैं, एक ही करके करते हैं. फिर इधर प्लस शिफ्ट होगा जैसा कि आपने बताया, बी सी डी स्लैश प्लस माइनस ई स्लैश एफ. उसके बाद ये इधर प्लस शिफ्ट करें तो प्लस विल बी गोइंग ओवर हियर एंड डिवीजन विल गो ओवर देयर टू बिकम ए बी सी डी स्लैश प्लस एस्ट्रिक्स माइनस ई एफ स्लैश. अब बचा माइनस, वो दिस विल गो आफ्टर स्लैश. इट विल ए बी सी डी slash plus asterisk EF. Now the next question is given on the base of the binary tree. It's in the specimen paper. The 4 marks question on the binary tree. Part 1 of the binary tree is saying state the degree of the nodes C and G
तो नोड C is having 2 children, so degree of the node C is 2, and G is having no children, so degree of G is 0. The degree of the particular node is number of children, so it is having no successor, so it is 0. Also state the label of these nodes. C node ये 0 1, ठीक है, 0 1 0 1 2 and 3. So the label of the node C is 1. तो C का लेवल कितना है? C का लेवल है 1 और G is on the label number 3. Fine. So this is very simple question. अब इसको डिलीट कर दें. अभी अगला क्वेश्चन है राइट द प्री ऑर्डर एंड द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल. चल एक एक नंबर का प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर पूछा, इन ऑर्डर भी हम लोग कर लेंगे. 2 तो पूछ ही लिए हैं, तीसरा हम लोग कर ही लेंगे. तो बहुत आसानी से आराम से करते हैं. सो वी स्टार्ट विद द प्री ऑर्डर. प्री ऑर्डर इज रूट लेफ्ट राइट. सो लेट्स डू इट. ए इज द रूट. ए पहला आ गया. लेफ्ट में आए बी. बी इज ऑल्सो द रूट फॉर अदर, सो बी इज द रूट. तो हम पहले रूट बी लिखेंगे, रूट पहले आ रहा है. फिर रूट के बाद लेफ्ट आ रहा है, इधर बी का लेफ्ट है नहीं, तो लेफ्ट हैंड तो हम राइट में गए, और राइट में गए तो डी का भी कोई सक्सेसर नहीं है, तो ये राइट की तरह ट्रीट किया गया. तो ये तीसरे नंबर पे आ गया. अब ए और ए का लेफ्ट हो चुका है, ए रूट माने तो ए का लेफ्ट पूरा कंप्लीट हो गया, तो राइट पे गए. राइट पे गए तो सी पे जब पहुंचे तो हम फिर हर बार इसी को फोकस करेंगे, रूट लेफ्ट राइट आना है, तो रूट है सी, तो चौथा नंबर डाल दिया. नंबर डालते जा रहे हैं. फिर सी के लेफ्ट में आए ई. ई का तो कोई सक्सेसर नहीं है, तो ये भी रूट माना जाएगा, सॉरी रूट नहीं माना जाएगा, लेफ्ट हो गया. अब इसके राइट पे गए एफ. एफ इज ऑल्सो रूट, तो रूट पहले आना है फिर लेफ्ट आना है. तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर इस नंबर से देख के हम लिख सकते हैं. आंसर इज ए बी डी सी ई एफ जी. तो ये हो गया प्री ऑर्डर. ठीक है. प्री ऑर्डर लिखने के बाद हम कर रहे हैं इन ऑर्डर. इन ऑर्डर का क्या नियम है? लेफ्ट रूट राइट. ठीक है, लेफ्ट रूट राइट. तो the same procedure will follow again. A is the root, तो A नहीं लेंगे, A का लेफ्ट लेंगे. A के लेफ्ट में पहुंचे तो इट इज ऑल्सो रूट, तो हम इसका लेफ्ट लेंगे, पर लेफ्ट मिला नहीं. B का लेफ्ट नहीं है तो फिर क्या आएगा? रूट आएगा. तो स्टार्ट फ्रॉम द B. लेफ्ट है नहीं, रूट आ गया B, फिर उसका राइट आएगा D. लेफ्ट रूट राइट करते हुए इधर आगे कुछ मिला नहीं तो हम वापस जा रहे हैं. वापस गए, ए में पहुंचे तो ए का लेफ्ट हो चुका है, तो रूट आएगा, तो ए आ गया 3 नंबर पे. फिर ए के राइट में पहुंचे, राइट में पहुंचे तो फिर हम सी पे पहुंचे. जब इसको देख रहे तो कह रहे पहले ये तो सी के सक्सेसर हैं, तो लेफ्ट में जाओ. लेफ्ट में आए ई. अभी ई का कुछ लेफ्ट नहीं है, तो ई का लेफ्ट नहीं, तो ई को ले लिया. फिर ई का रूट ले लिया. फिर ई के राइट में पहुंचे. ई के राइट में पहुंचे तो इसका भी लेफ्ट है, तो लेफ्ट विल कम बिफोर रूट, तो हो गया ये 6 7. उसका राइट है नहीं, तो इन ऑर्डर इधर से देख के लिखते हैं क्या है? बी डी ए ई सी जी एफ. ठीक. अभी नंबरिंग हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, आपको एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है, आपको जिस तरह से मन करे आप उस तरह से कर सकते हैं. पर इधर लेफ्ट रूट राइट अगर ध्यान से लिख लेंगे तो कभी कभी माइंड से मिस हो जाता है. एग्जाम का प्रेशर अलग होता है, उधर मिस्टेक ना हो, तो इसके लिए कर लेना चाहिए. तो अभी नेक्स्ट इज पोस्ट ऑर्डर लेफ्ट राइट रूट. ठीक है. लेफ्ट ए है रूट, उसका लेफ्ट में आए. बी इज ऑल्सो रूट, उसके लेफ्ट में आए. बी का लेफ्ट है नहीं, बी का लेफ्ट नहीं है, तो इसके राइट में पहुंचे 1 नंबर. फिर रूट पे पहुंचे 2 नंबर. फिर वापस ए पे पहुंचे तो ए रूट है, इसका लेफ्ट हो गया. राइट आने के बाद ही रूट आएगा, तो राइट पे चलो. राइट पे सी आया,
सी इज ऑल्सो रूट फॉर अदर्स, तो सी के लेफ्ट में आओ, लेफ्ट में आए, फिर राइट में जाओ, रूट तो बाद में है, सी का लेफ्ट हो गया, सी के राइट पे पहुंचे तो ई एफ मिला, एफ इज ऑल्सो रूट, तो इसके लेफ्ट में आओ, ये लेफ्ट में आए, राइट है नहीं तो रूट आ गया, तो इधर पूरा हो गया तो इसका रूट आया, फिर इसका रूट आया, सबसे आसान यही होता है, डी बी ई जी एफ सी ए, ठीक है। आई होप इट मस्ट बी क्लियर। अब आ गया आपका प्रोग्रामिंग का पार्ट, ठीक है। प्रोग्रामिंग के पार्ट में लिखा है ईच प्रोग्राम शुड बी रिटन इन सच अ वे दैट इट इज क्लियरली डिपिक्टिंग द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। ऑब्वियसली ऐसे लिखेंगे, समझ में आना चाहिए क्या कर रहा है। तो दिस इज अचीव बाय निमोनिक नेम एंड द कमेंट इन द प्रोग्राम, सो यू हैव टू राइट कमेंट्स even though it is very small program, but if it is set to write the comments, then you will be writing. How the marking scheme will be there, that is not your thing or not my thing. वो जब कॉपी चेक होगी तो वो लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम नहीं लिखना है, ठीक है, तो फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम नहीं लिखेंगे, और प्रोग्राम जावा में लिखेंगे ठीक है, जावा में लिखना है, आईसी बोर्ड कह रहा है जावा में लिखेंगे। किसी को सी प्लस प्लस आती है, पाइथन सीख गया तो फिर उसमें ना लिखने बैठ जाए। क्वेश्चन 5 का आप देखें, इधर लिखा है पार्ट 1, ठीक, तो पार्ट 1 इसका मतलब पार्ट 2 भी है, पर बीच में एक लिखा और, तो कोई एक करना है। बहुत सिंपल से प्रोग्राम है, saying design a class which checks whether a word is palindrome or not. The word is known as palindrome if it is reading same from left to right and right to left, same read कर रहा है, उसको palindrome बोलते हैं। For the example is given madname and label etc. The class name is check and the member data are wrd and len, दो मेंबर डेटा दे रखे हैं, wrd जिसमें वर्ड को लेना है, saying store a word, ठीक है, सेंटेंस नहीं वर्ड इनपुट करा रहा है, और एक लेंथ के लिए मेंबर डेटा दे रखा है, ठीक। अभी ये जो चीजें हैं इसको हमें मार्क करके रखना है कि ये हमारे काम में आने वाली हैं, क्योंकि नाम वगैरह हम वेरिएबल के नहीं बदलेंगे, जो दिया है क्वेश्चन में वही रखेंगे। एंड देयर इज अ फंक्शन, दिस इज द कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर, ठीक है, एक्सेप्ट द वर्ड, तो इस फंक्शन नाम ध्यान रखें, एक्सेप्ट वर्ड रखना है, प्लेंड्रोम फंक्शन बनाना है। प्लेंड्रोम फंक्शन क्या चेक कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है अगर जो वर्ड है वो प्लेंड्रोम है। कौन सा वर्ड प्लेंड्रोम है, जो हमने यूजर से इनपुट लिया है, ये जो मेंबर डेटा प्लेंड्रोम है, तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, अदरवाइज फॉल्स। डिस्प्ले फंक्शन एक अप्रोप्रिएट मैसेज दे रहा है कि भाई आपने जो वर्ड लिया वो प्लेंड्रोम था या नहीं था। तो ये सारे फंक्शन के साथ साथ नीचे कुछ कथा दे रखी है कि भाई क्लास को बनाना है, कंस्ट्रक्टर को बनाना है, वॉइड एक्सेप्ट वर्ड, प्लेंड्रोम, डिस्प्ले, अरे मेन भाई सारी चीजें बनाने के लिए बोली इस क्वेश्चन में। पर आप पढ़ लेना, किसी किसी क्वेश्चन हो सकता है कुछ ज्यादा हो, तो जो फंक्शन बनाने के लिए बोला केवल उतना बनाएंगे, पूरा नहीं बनाने की जरूरत है, ठीक है। तो क्लास का नाम क्या था, चेक मेंबर फंक्शन, मेंबर डेटा wrd and len. Let's start with this. तो इंपोर्ट, यूजर से इंपोर्ट कराना है, ठीक है, इवन तो से कोई नंबर नहीं होते हैं, पर आपको लिखना है, नंबर के प्रोग्राम चलाना है तो लिखना ही रहता है। क्लास नेम इज चेक, कैपिटल लेटर से लिखा है तो आप कैपिटल लेटर से लिखिए, स्मॉल लेटर से लिखा है स्मॉल लेटर से लिखिए। एक स्ट्रिंग थी wrd वर्ड के लिए, और एक दे रखा था लेन इंटीजर टाइप, इस वर्ड की लेंथ को स्टोर करने के लिए। जहां तक याद है पीछे रिफर किए लिख देते हैं, बाकी रिफर करना पड़ेगा क्वेश्चन को। फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, वो कह रहा है वर्ड जो है उसको इनिशियलाइज करो, तो हम एम्प्टी स्ट्रिंग ले ले रहे हैं, या हम यहाँ wrd इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, और जब इसमें कोई स्टोर नहीं किया तो इसकी लेंथ तो 0 होगी, नो प्रॉब्लम इन दिस। देन देयर इज अ फंक्शन एक्सेप्ट वर्ड, यूजर से इनपुट लेना है, बहुत आसान से क्वेश्चन दिया है स्पेसिमेन पेपर में। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए, ठीक, स्कैनर क्लास से हम इनपुट कराना चाहते हैं कीबोर्ड से, तो ब्रैकेट में लिखिए सिस्टम डॉट इन,
फिर यहां पे एक मैसेज दीजिए, एंटर अ वर्ड, एंटर अ वर्ड के बाद यहां पे आपने वो WRD को इनपुट करा लिया, WRD इक्वल टू SN डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट लाइन नहीं लिखा मैंने, केवल नेक्स्ट लिखा है क्योंकि मुझे एक वर्ड चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन से सेंटेंस इनपुट होता है। इसके बाद हमें बनाना है बूलियन इज प्राइम, कोई पैरामीटर नहीं दिया हुआ है, तो ये मेंबर डेटा है, उसको एक्सेस कर सकता है, मेंबर फंक्शन है। तो इसी वर्ड को इनपुट आपको चेक करना है, तो हम करते हैं। तो कैसे करेंगे, हम एक दूसरी स्ट्रिंग में रिवर्स कर ले, दोनों कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो रिवर्स करते हैं, बूलियन पैलिंड्रोम था, इस पैलिंड्रोम था, पैलिंड्रोम था, पैलिंड्रोम फंक्शन बना रहे हैं। तो हमने एक और स्ट्रिंग ले ली जिसमें हम रिवर्स स्टोर करने जा रहे हैं, REV इक्वल टू डबल कोट्स एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली। फिर हम इस सेंटेंस से एक एक करेक्टर, जो वर्ड इनपुट किया यूजर ने, उससे एक एक करेक्टर एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हमें एक्सट्रैक्शन के लिए इंडेक्स नंबर का लूप चलाना पड़ेगा। वर्ड है WRD, लेंथ निकालेंगे, और ये लेंथ निकाली और लेंथ से लूप चला दिया। करेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 चल रहा है, करेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर कर CH इक्वल टू WRD डॉट कैर एट आई। तो इस तरह से आपका कैरेक्टर निकला है, पर ये स्ट्रिंग REV में इसको स्टोर कर लें, CH प्लस REV। तो कैरेक्टर आपका लेफ्ट में स्टोर हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो ये क्या स्टोर हो जाएगा, सपोज करिए कि मैंने अगर कहा WRD की वैल्यू को, WRD सपोज करिए मैं ले लेता हूं एंड, ठीक है, एंड ले लिया। तो ये जो लूप चला, आई की वैल्यू 0 है, 0 होने पे कैरेक्टर निकालेगा A, और REV में A ऐड करा। फिर लूप आगे बढ़ा, आई की वैल्यू 1 है, 1 पे क्या आएगा N, तो N इज एडेड बिफोर वॉट एवर इज देयर, N कम्स बिफोर A, देन द लूप विल एग्जीक्यूट नेक्स्ट। तो करेक्टर विल बी D, इंडेक्स नंबर 2 पे करेक्टर D है, D इज एडेड बिफोर वॉट एवर इज देयर, क्योंकि यहाँ लेफ्ट में लिखा हुआ है स्टेटमेंट, CH इज एडेड एट द लेफ्ट। तो आपका स्ट्रिंग रिवर्स हो गया। रिवर्स होने के बाद ये रिवर्स स्ट्रिंग और ओरिजिनल स्ट्रिंग अगर सेम होती तो हम कह सकते थे ये पैलिंड्रोम है, ठीक है। नितिन को रिवर्स करेगा तो नितिन ही आता है। तो हमने लिखा इधर, तो हमें रिटर्न करना है ट्रू या फॉल्स, मैच होने पे ट्रू। तो हम सीधे इधर लिख देते हैं रिटर्न WRD डॉट इक्वल्स REV। तो इक्वल्स फंक्शन क्या देगा, इक्वल्स फंक्शन क्या देगा आपको, इक्वल्स फंक्शन देगा आइदर ट्रू और फॉल्स। तो ये आइडेंटिकल होंगे तो ये ट्रू देगा, आइडेंटिकल तभी होंगे जब ये पैलिंड्रोम हो, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा फॉल्स। इसके बाद क्वेश्चन इज सेइंग इन द डिस्प्ले फंक्शन डिस्प्ले द वर्ड अलोंग विद द एप्रोप्रिएट मैसेज, यानी जो वर्ड यूजर ने इनपुट किया वो बताओ, और बताओ एक मैसेज की क्या है, ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो हमने क्या किया, डिस्प्ले फंक्शन बनाया वॉइड डिस्प्ले। तो डिस्प्ले फंक्शन से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ हमने लिखा इफ, ये फंक्शन कॉल कर ले, बुलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, फंक्शन का नाम था पैलिंड्रोम। और इसको हमें कुछ पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जो वर्ड जो चेक कर रहा है वो मेंबर डेटा था, पैलिंड्रोम फंक्शन उस वर्ड को यूज कर रहा है। तो हमें इसको कुछ पास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पैरामीटर लिस्ट में भी कुछ नहीं दिया है। और ये देगा ट्रू या फॉल्स, तो ट्रू देगा तो क्या है इसका मतलब, मैच होने पे ट्रू दे रहा था। तो इधर हम इसको डिस्प्ले कर रहे हैं, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं SOP, वेरिएबल वर्ड था और साथ में मैसेज इज पैलिंड्रोम। और अगर ये मैच नहीं करता है तो वर्ड इज नॉट पैलिंड्रोम।
इसके बाद मेन फंक्शन में भी लिखना था, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजीएस, क्लास का नाम चेक, तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे चेक, ऑब्जेक्ट का नाम ऑफ योर चॉइस इक्वल टू न्यू चेक, इनपुट और डिस्प्ले। डिस्प्ले कॉल करेंगे ना प्लेनड्रोम अपने आप चेक करके डिस्प्ले करने वाला है, तो केवल यही दो फंक्शन आपको कॉल करने हैं। इनपुट कराने के लिए फंक्शन है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्वेश्चन में भी एक्सेप्ट किसी कुछ और था, एक्सेप्ट वर्ड था, ठीक है। तो हमें क्या चेंज करना है, इधर नाम एक्सेप्ट वर्ड होना चाहिए था, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमने एक्सेप्ट लिख दिया, तो प्रोग्राम चलाने के लिए हम एक्सेप्ट भी लिख सकते हैं, बट यू जस्ट टेक केयर ऑफ इट। ये अभी हमें तो स्क्रॉल अप हो जाता तो याद नहीं रहता, तो इधर नाम है एक्सेप्ट लिखा है हमने प्रोग्राम में, तो एक्सेप्ट ही लिख दे रहा हूं। पर ध्यान रखें, नाम जो भी क्वेश्चन दिया उसी को ही रखना है, अपने मन से ना तो हमको फंक्शन जोड़ने हैं, ना तो फंक्शन मेंबर डेटा जोड़ने हैं, और ना ही फंक्शन का प्रोटोटाइप चेंज करना है। जो क्वेश्चन बोला है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। Is this clear, children? The part B is saying there is a class toggle which toggles a word by converting all uppercase alphabet to lowercase and vice versa. यानी कि कैपिटल लेटर को स्मॉल बनाना है, स्मॉल लेटर को कैपिटल बनाना है। इन द एग्जाम्पल इट इज ऑल्सो गिवन द सेम थिंग, सो मोटिवेट में चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हमें करने के लिए इन्होंने कुछ सेटअप दे रखा है। क्लास नेम इज टॉगल, मेंबर डेटा एसटीआर, न्यू एसटीआर इन लेन। एसटीआर में हम यूजर से वर्ड इनपुट कराएंगे, इधर लिखा है स्टोर्स अ वर्ड, और इधर हम टॉगल में वर्ड, यानी कि ये ओरिजिनल इनपुट यूजर से लेकर चेंज करके हमें इसमें डालना है न्यू एसटीआर में, राइट। कंस्ट्रक्टर में हम इनिशियलाइज कर लेंगे, रीड वर्ड में यूजर से इनपुट करा, टॉगल यहां सारा कार्यक्रम जो है हमें प्रोसेसिंग वाला इधर करना है। क्वेश्चन इज क्लियरली राइटिंग कन्वर्ट द अपर केस अल्फाबेट टू लोअर केस और ऑल लोअर केस अल्फाबेट टू अपर केस, स्टोर इट इन न्यू एसटीआर। किधर स्टोर करने का वो गिवन है, यहां भी लिए कि वर्ड किस वाले वेरिएबल में जाएगा, किस में टॉगल जाएगा, ये सब दिया हुआ है, क्लियर। इधर अपने मन से कुछ नहीं सोचना है, कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। डिस्प्ले द ओरिजिनल वर्ड अलोंग विद द टॉगल वर्ड, ठीक। तो डिस्प्ले में कितनी चीजें डिस्प्ले करनी, केवल टॉगल वर्ड डिस्प्ले करना है कि आपको ओरिजिनल वर्ड डिस्प्ले करना है, वो भी साफ साफ दिया है। तो जब ये क्वेश्चन पढ़ रहे थे क्या क्या डिस्प्ले करना है, वो सब कुछ आप ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर प्रोग्राम बनाते समय इधर नीचे पढ़ेंगे तो वो बता रहा है क्या क्या करना है। तो इसमें भी पूरा पूरा सारे फंक्शन बनाने हैं, सारे मेंबर डेटा लिखने हैं, और आपको मेन फंक्शन भी लिखना है टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, मेन फंक्शन टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड कॉल द फंक्शंस अकॉर्डिंगली टू इनेबल द गिवन टास्क। ठीक है, हम क्यों बनाएंगे, टास्क तो करना ही है। तो क्लास नेम टॉगल थोड़ा थोड़ा याद रखें, हमको रिफर करना पड़ेगा कि क्या क्या करना है। तो लेट्स स्टार्ट। इंपोर्ट क्लास नेम इज टॉगल, member data is str, दूसरा मेंबर डेटा न्यू str, तीसरा मेंबर डेटा है len। इनफैक्ट द लेन ऑफ ऑल स्ट्रिंग, बोथ स्ट्रिंग्स आर गोइंग टू बी सेम, क्योंकि वही तो है, खाली केस चेंज हो रहा है। तो कंस्ट्रक्टर इज देयर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर। इधर हम क्या कर रहे हैं, दोनों को एम्प्टी स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दे रहे हैं। न्यू एसटीआर में तो जरूरी है इनिशियल वैल्यू होना, क्योंकि उधर से कुछ स्टोर करने वाले हैं एक्यूमुलेट करके। ऐसा वेरिएबल जिसमें कुछ स्टोर करने वाले होते हैं एक्यूमुलेट करके, उसमें जरूरी होता है कि आप उसको इनिशियल वैल्यू दें। रीड वर्ड, और जो प्रोसेस करने के लिए फंक्शन बनाया उसका नाम भी टॉगल है। तो इधर की देखिए कैपिटल लेटर में टॉगल लिखा है, इधर इसमें स्मॉल लेटर में लिखा है। हमने क्या किया था, इधर कैपिटल लिखा, बहुत अच्छी बात। तो पहला फंक्शन रीड वर्ड, स्कैनर, ये कुछ एक फंक्शन है जो बहुत ही आसान है। हर प्रोग्राम में आप देखें कुछ इनपुट करने का, कुछ डिस्प्ले करने का है।
कुछ बच्चे बड़े वीक होते हैं पढ़ाई में, मतलब प्रोग्रामिंग में, तो उनको बड़ा दिक्कत रहता है कि भाई हमसे तो प्रोग्रामिंग होती नहीं है, हम क्या करेंगे। तो भाई आप क्या करेंगे, आप फोकस करें कि आप ये वाला पार्ट, ये फंक्शन, ये फंक्शन, ये फंक्शन और मेन फंक्शन, दिमाग तो केवल टॉगल में लगाना है। तो 6 नंबर का है तो एटलीस्ट 4 नंबर तो आप स्कोर कर ही सकते हैं, ठीक है। पर वो क्या होता है, प्रोग्राम पढ़ते ही नहीं, बोला हमसे प्रोग्रामिंग होगी नहीं, छोड़ो। तो इतना पार्ट अगर कोई बच्चा ध्यान दे ले तो स्कोर करना मुश्किल नहीं है। तो सभी ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिधर अभी इनपुट नहीं हो रहा है, ठीक है। हर प्रोग्राम में इनपुट हो रहा है, एंटर करना है वर्ड, स्ट्रिंग का है तो स्ट्रिंग इनपुट करनी होगी, वर्ड इनपुट करना होगा या सेंटेंस इनपुट करना होगा। तो वर्ड इनपुट करना है तो str इक्वल टू sn डॉट नेक्स्ट लगा दिया, हो गया वर्ड। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला फंक्शन है टॉगल। टॉगल इधर लिख देते हैं, ध्यान क्या देना, स्मॉल लेटर में, नहीं तो ये भी कंस्ट्रक्टर मान लेगा। ये लिखा है, एक कैरेक्टर निकालो, चेक करो कैपिटल लेटर है स्मॉल लेटर है, कैपिटल लेटर है तो स्मॉल में बदलो। तो कैरेक्टर निकाल के चेक करना है और फिर चेक करके अकॉर्डिंगली आपको केस चेंज करना है। तो पहले आपको एक लूप लगाना पड़ेगा इंडेक्स नंबर का, फिर स्काई कोड निकाल के भी चेक कर सकते हैं और मेंबर फंक्शन, सॉरी रैपर क्लास के फंक्शन को भी यूज करके कर सकते हैं। सो स्काई कोड लेके मैं पहले कर रहा हूं क्योंकि वो लॉजिक है, फंक्शन हो सकता है किसी को याद रहे किसी को ना याद रहे। तो आई विल डू विद द स्काई कोड। इंडेक्स नंबर की जरूरत पड़ेगी और मुझे स्काई कोड की जरूरत पड़ेगी, कुछ कैरेक्टर भी हमें एक्सट्रैक्शन करना है। वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, इंडेक्स नंबर का लूप चलाया, ठीक। लेंथ को फिलहाल यूज नहीं किया, आप लेंथ में लेंथ निकाल सकते हैं, वर्ड str डॉट लेंथ और i प्लस प्लस इंडेक्स नंबर का लूप चला लिया। कैरेक्टर निकाला, str डॉट कैरेट आई, ठीक। फिर इस कैरेक्टर को चेक करते हैं किस केस में, इफ ch इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड ch इज लेस देन इक्वल टू z। पता नहीं क्या बात है, बहुत से बच्चे भूल जाते हैं स्काई कोड, तो अब भूल गए तो ये लिख लीजिए, यही तरीका लगा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, स्काई कोड नहीं याद है तो कोई बात नहीं। पर इतना तो याद रखना ही पड़ेगा कि ए का स्काई कोड 65 होता है, स्मॉल ए का 97 होता है और 32 का डिफरेंस होता है। तो अगर आपको कैपिटल लेटर में मिला है तो आप स्मॉल में बदलने के लिए 32 ऐड करेंगे, तो कैरेक्टर में 32 ऐड करेंगे तो वो लोअर केस का हो जाएगा। पर ये जब ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिलने वाली है वो किस टाइप की है, कैरेक्टर प्लस इंटीजर इज ऑलवेज अ इंटीजर, तो वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू कैरेक्टर टाइप। सो हियर हम विल डू टाइप कास्टिंग कैर और स्टोर कर दिया ch में। तो ch वेरिएबल को चेक किया, अगर अपर केस में है तो उसको उसी करस्पॉन्डिंग लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया। एल्स, अब एल्स ये मान ले कि लोअर केस है, ऐसा ना करिए, चेक कर लीजिए, हो सकता है कि कोई डिजिट हो, सिंबल इस क्वेश्चन में, तो ऐसे सैंपल में नहीं था पर एक्चुअली में हो सकता है, तो आप चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल ए एंड लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड। तो लोअर केस में तो अपर केस में बदलने के लिए आपको यही काम करना है, बट खाली आपकी क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। अभी ये जो भी कैरेक्टर को चेंज कर लिया उसको हम नया स्ट्रिंग है ना न्यू str में स्टोर करना है, तो आप न्यू str में जोड़ते जाइए। एक कैरेक्टर निकाला, चेंज किया, न्यू स्टार में डाला, दूसरा कैरेक्टर निकाला, चेंज किया, न्यू स्टार में डाला, तो एक एक करके सभी चेंज हो जाएंगे। ये आपका टॉगल, ये लूप का एंडिंग कर्ली ब्रैकेट, ये फंक्शन का एंडिंग कर्ली ब्रैकेट।
इस तरह से आपका पूरा टॉगल फंक्शन बन गया। वॉइड डिस्प्ले, ओरिजिनल वर्ड डिस्प्ले करना है, गिव इट विद द प्रॉपर मैसेज कि भैया ओरिजिनल है एसटीआर में, और टॉगल्ड है न्यू एसटीआर में। अब आया मेन फंक्शन। मेन में पहले तो आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लास का नाम है टॉगल, कैपिटल लेटर शुरू हो रहा है, ऑब्जेक्ट ओबी इक्वल टू न्यू टॉगल। फिर आपको इनपुट कराना है, इनपुट कराने, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, तो इनपुट कराने का रीड वर्ड, प्रोसेस करने का टॉगल, आउटपुट करने का डिस्प्ले, इस ऑर्डर में कॉल करें। पहले इनपुट कराने का, अरे समझाने में नाम भूल जाते हैं, रीड वर्ड, रीड वर्ड, ठीक। प्रोसेस का वेरी फंक्शन नाम है टॉगल, तीसरे फंक्शन नाम है डिस्प्ले। ठीक, तो क्वेश्चन 5 तक हो गया डिस्कस। जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने 5 क्वेश्चन स्पेसिमेन पेपर के कर लिए थे, बाकी जो क्वेश्चन है 6, 7, 8, ठीक है, वो अभी करेंगे। 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, इट हैज गॉट 2 पार्ट्स, और हमें उन एग्जाम में उन दोनों में से कोई एक पार्ट करना है। तो यहां एक क्वेश्चन क्या दिया, देयर इज अ क्लास Fibonacci Fibo which defines to generate a Fibonacci series 0, 1, 1, the series is given, then the series is telling this, also telling कि भाई what the series is, कि हर टर्म लास्ट टर्म का सम होता है, वो दैट इज ऑल्सो गिवन। ये क्लास हमें बनानी है, इट इज स्टार्ट एंड एंड इज द मेंबर डेटा। तो स्टार्ट बता रहा है कि स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो और एंडिंग वैल्यू क्या हो, ठीक है। यानी सीरीज जो है, लेट से कि वो होता है स्टार्ट वैल्यू 1 है, एंड वैल्यू 100 है, तो जो नंबर डिस्प्ले होने चाहिए 1 से लेकर 100 के बीच में हो, ऐसा ये बता रहे हैं। तो यहां पे कंस्ट्रक्टर बनाया है जहां स्टार्ट और एंड को हम इनिशियलाइज करेंगे। रीड फंक्शन में हम स्टार्ट एंड की वैल्यू इनपुट लेंगे, ये फिब फंक्शन है, which is returning the nth term of the Fibonacci series using recursive technique, right? और फिर डिस्प्ले फंक्शन इज डिस्प्लेइंग द Fibonacci series from the start to end by invoking the function fibo, ठीक है। तो ये फंक्शन जो दिया है रिकर्सिव, उसको यूज करके हमें इस डिस्प्ले फंक्शन में एक सीरीज जनरेट करनी है, मेन फंक्शन लिखना है, क्लास डिफाइन करनी है, ये सब कुछ पूरा पूरा जो भी इस प्रोग्राम को रन करने के लिए चीज चाहिए, वो सारी चीजें इस प्रोग्राम में आपको करनी है, ठीक है। तो उसको करने से पहले हम लोग थोड़ा ये फिबो फंक्शन के बारे में बात कर लें, Fibonacci सीरीज काम कैसे करती है, ये how to remove it, okay I got। तो सपोज करिए कि हम कहें कि कोई भी सीरीज है, फिफ्थ टर्म क्या होगा, फिफ्थ टर्म क्या होगा Fibonacci सीरीज का, तो फिफ्थ टर्म इज द सम ऑफ फोर्थ एंड थर्ड टर्म। सिक्स्थ टर्म क्या होगा, सम ऑफ फिफ्थ एंड फोर्थ टर्म, लाइक दिस। इफ यू से nth टर्म क्या होगा, सम ऑफ n माइनस वन टर्म प्लस n माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल द केसेस एक्सेप्ट फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। पहले सेकेंड टर्म कांस्टेंट होंगे क्योंकि पहले टर्म के कोई प्रीवियस 2 टर्म नहीं है, तो पहले टर्म की वैल्यू कांस्टेंट होगी, सेकेंड टर्म की वैल्यू कांस्टेंट होगी, बाकी जितने भी टर्म है उनकी वैल्यू प्रीवियस टर्म और उसके प्रीवियस टर्म। तो प्रीवियस टर्म जो है n-1 है और सेकेंड लास्ट टर्म है n-2, इनका सम निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा nth टर्म ऑफ द सीरीज। जिसके पास स्पेसिमेन पेपर नहीं है तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपके सामने क्वेश्चन रहे, अदरवाइज बार बार हम रेफर करने के लिए पीछे तो करने ही वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, काउंसिल की वेबसाइट पे भी क्वेश्चन पड़ा हुआ है पेपर, ठीक है।
चलिए चलते हैं, पेपर सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को, क्लास का नाम फीबो दिया हुआ है, कैपिटल एफ दिया था, हम ध्यान रखेंगे जो दिया है उसी को ही फॉलो करना, ठीक है। दो मेंबर डेटा है, स्टार्ट कॉमा एंड, ठीक। फीबो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो स्टार्ट की वैल्यू को कुछ कंस्ट्रक्टर में स्पेशली दिया नहीं है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में तो यू कैन टेक 0 और अदरवाइज लॉजिक को शूट करते हुए कुछ चीज मिल रही है तो आप वो भी ले सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है वॉइड रीड। यहां पे हमें इनपुट कराना है स्टार्ट और एंड की वैल्यू। system.in, ठीक है। गिव अ प्रॉपर मैसेज, एंटर स्टार्ट एंड एंड वैल्यू, ठीक। इंटीजर इनपुट करना है, नेक्स्ट आईएनटी लगाइए, ठीक है। तो ये फंक्शन बन गया। अब आपको कौन सा फंक्शन बनाना है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है फीबो। फीबो फंक्शन हमें बनाना है जो nth टर्म ऑफ द फिबोनाची सीरीज निकाल रहा है, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है। बाकी जो प्रोग्राम होते हैं, जितने हर प्रोग्राम में कोई ना कोई इनपुट डिस्प्ले फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर है, मेंबर डेटा डिफाइन करना है और मेन बनाना है। ये पार्ट तो बेटा ऐसा है जो हर बच्चे को करना ही करना चाहिए, इजी से हो जाता है। ओके, तो ये फंक्शन समझिए, INT FIBO फीबो, एक नंबर दिया हुआ। व्हाट दिस नंबर इज, ये नंबर है n, मतलब पहला टर्म। n की वैल्यू 1 है तो वही चाह रहा है कि पहला टर्म सीरीज का दे, n की वैल्यू 2 है तो दूसरा टर्म दे, n की वैल्यू 3 है तो तीसरा टर्म दे, ठीक है। तो हम यहां पे वही उसी हिसाब से लिख देते हैं, सीरीज जो दे रखी है उसका पहला टर्म क्या है, n की वैल्यू 1 है तो पहला नंबर जो है सीरीज का होता है 0, ठीक है। और अगर n की वैल्यू 2 है तो दूसरा टर्म जो होता है सीरीज का वो है 1, तो 1 रिटर्न कर दे। अदरवाइज एज आई टोल्ड यू कि बाकी जितने टर्म हैं, n की वैल्यू अगर 5 है तो फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का सम n की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो कैसे लिखेंगे इसको, लास्ट टर्म इज nth माइनस 1th टर्म, nth टर्म चाहिए आपको, लास्ट टर्म इज n माइनस 1th टर्म, एंड सेकेंड लास्ट टर्म इज n माइनस 2। इन दोनों का सम रिटर्न करें। एक पेज में है, यहां पे डिवाइडर बना दिया, ठीक है। अब आप देखिए इसको हम कैसे ड्राई रन करके दिखाते, कैसे काम करेगा, वर्किंग कैसे। तो सपोज करिए आप ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, हमने इस फंक्शन को, मैंने शॉर्ट में लेट्स से आई से इट इज 4, फोर्थ टर्म की वैल्यू निकालनी है। सो व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज 4, दिस टू कंडीशंस आर फॉल्स, ये रिकर्सिव केस एग्जीक्यूट होगा, ठीक। तो ये हुआ 2f3 प्लस f2। यहां पे जब 4 रखेंगे तो 4 माइनस 1 और 4 माइनस 2, दो कॉल हुए, ठीक है। अब यहां पे आए, इस फंक्शन को सोचे, दो कॉल, पहला 3 के लिए क्या हो तो क्या करेगा। तो जब 3 के लिए जाएंगे
तो फिर से दोनों बेस केस फॉल्स है बच्चा। 3 के लिए फिर से रिकर्सिव स्टेटमेंट पे आया और क्या कॉल हुई, 2 कॉल हुई, F2 और F1, इसका सम रिटर्न करेगा। अब जब 2 या 1 के लिए कॉल हो रही है तो बेस केस सेटिस्फाई हो रहे हैं, यानी ये 2 के लिए और ये 1 के लिए आगे फर्दर नहीं जा रहा है क्योंकि ये बेस केस सेटिस्फाई होगा और यहां से वैल्यू रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या कर रहा है, इन दोनों का सम, इनकी रिटर्न वैल्यू का सम। रिटर्न वैल्यू 2 की कितनी है, 1, n के लिए 2 होने 1 आ रहा है और 1 होने पे 0 आ रहा है, तो ये 1 + 0 रिटर्न करेगा। नहीं, 1 + 0 3 का रिटर्न कर रहा है, 1 + 0 यानी कि प्रीवियस कॉल को 1 रिटर्न कर रहा है, और 2 अपनी प्रीवियस कॉल को क्या रिटर्न कर रहा है, 2 अपनी प्रीवियस कॉल को 1 रिटर्न कर रहा है। तो 4 से मुझे क्या मिलेगा, F3 का रिटर्न वैल्यू और F2 की रिटर्न वैल्यू का सम, दैट इज गोइंग टू बी 2। और फाइबोनाची क्या है, 0 1 1 2 ये है, तो ये 4th टर्म 2 है, आ गया। इसी तरीके से आप इस ट्री को बना के ड्राई रन करके देख सकते हैं 6 7 8 किसी के लिए, तो आप जिसके लिए भी करेंगे तो वो ब्रेक करते करते आखिरी में वो एक ट्री जैसा बन जाएगा, आपको मिलेगा, जिसमें आखिरी में 1 और 2 यही सारे बेस केस होंगे और वो रिटर्न करके ऐड करते करते प्रीवियस कॉल को आपको एंड रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट फंक्शन क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट फंक्शन इज टू डिस्प्ले, ये display function is there which is saying display the Fibonacci from start to end by invoking the Fibo। थोड़ा सा क्लियर कम है कि करना क्या चाहते हैं, फिर भी अपनी समझ के हिसाब से हम आपको बता दे रहे हैं। डिस्प्ले फंक्शन बना रहे हैं, स्टार्ट वैल्यू से लेकर एंड तक के बीच के नंबर को आप डिस्प्ले करना चाहते हैं सीरीज के, पर आप फंक्शन में क्या भेजने वाले हैं, 1 2 3 4 5। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, इसके अंदर एक वेरिएबल लिया n की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक देनी है मुझको नहीं पता है। जो टर्म आ रहा है, जो चीज डिस्प्ले करनी है, मैं टर्म कह ले रहा हूं c है, मैंने कहा c = f फीबो फंक्शन, जिसको मैंने n दे दिया। तो n की वैल्यू जब 1 देंगे, इधर लूप के अंदर यूज कर रहे हैं, 1 देंगे तो पहला टर्म आएगा, 2 देंगे तो दूसरा टर्म आएगा। ये टर्म की वैल्यू कहां से कहां के बीच में होनी चाहिए, स्टार्ट से लेकर एंड के बीच में। तो मैंने कहा भाई अगर c की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्ट एंड लेस देन इक्वल टू एंड है, तब तो ये बात सेटिस्फाई हो रही कि भाई सीरीज के टर्म इस स्टार्ट एंड के बीच में होने चाहिए। तो भाई इनको कर दीजिए डिस्प्ले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अब आप एग्जाम में शॉर्ट में लिखेंगे c की वैल्यू एंड बिट ऑफ स्पेस। तो ये तो बात हो गई, पर एंड वाली बात तय है कि आप कहां तक जा सकते हैं, और आपका अभी n की वैल्यू बढ़ते बढ़ते एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए जहां पे जो रिजल्ट आ रहे हैं वो एंड वैल्यू से बड़े आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अगर ये c की वैल्यू एंड से बड़ी आ गई है तो आप यहां पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा के बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो इस लूप में हमने कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, तो यहां बाहर आने के लिए क्या दिया, ब्रेक। तो एंड जो भी है सीरीज की वैल्यू जनरेट हुई और एंड तक जाना है, एंड से जैसे आगे गए रुक जाए। ठीक है, अभी लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज टू राइट द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन विल बी लाइक, मेन फंक्शन में हमें क्या करना चाहिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आरजीएस, क्लास नेम इज फीबो, ऑब्जेक्ट नेम इज ओबी, न्यू से मेमोरी लोकेट करी, और ब्रैकेट में आपने क्या लिखा, कुछ नहीं, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो आपको कुछ नहीं लिखना है। पर क्वेश्चन में अगर कंस्ट्रक्टर दे रखा है क्लास में जिसमें कुछ पैरामीटर लिस्ट दे रखी है, देन यू विल पास द वैल्यू अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर लिस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टर, राइट। देन फर्स्ट थिंग इज इनपुट। तो इनपुट करने के फंक्शन का नाम क्या है, रीड। आपने अगला फंक्शन बना लिया, कॉल किया रीड, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो प्रोसेस तो फिबो फंक्शन कर रहा है, पर आउटपुट में हम उस प्रोसेस को कॉल यूज कर रहे हैं, तो वो तो एक ही टर्म जनरेट कर रहा है, बट डिस्प्ले फंक्शन इज देयर व्हिच इज डूइंग बोथ थिंग्स, जनरेटिंग द सीरीज एंड डिस्प्लेइंग। तो प्रोसेस एंड आउटपुट कैन बी डन यूजिंग डिस्प्ले फंक्शन। ठीक, क्लियर है बच्चा, ऐसे ही क्वेश्चन आने बेटा एग्जाम में। ठीक है, और
ये करिए, या दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, कह रहा है अ क्लास जीसीडी हैज बीन डिफाइंड टू फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू इंटीजर नंबर्स, सम ऑफ द मेंबर फंक्शंस ऑफ द क्लास आर गिवन बिलो, क्लास नेम इज जीसीडी, मेंबर डेटा नंबर एंड num2, दो नंबर है मेंबर डेटा में, जीसीडी इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक्सेप्ट फंक्शन टू इनपुट, देन दिस सेइंग int जीसीडी फंक्शन, ये यहाँ पे कह रहा है रिकर्सिव टेक्निक से आपको x और y का जीसीडी निकालना है, x और y जो दो पैरामीटर दिए हैं, अब जिसके आपको जीसीडी निकालना वो आप उस फंक्शन को पास कर दीजिए, मेंबर डेटा num1 और num2 है, तो num1 और num2 का चाहिए तो आप num1 num2 को पास कर दीजिए, वो एज ए एक्स वाई लेगा और उसका जीसीडी आपको निकाल के दे देगा। हम डिस्कस करेंगे कैसे निकालेंगे। जीसीडी इज एचसीएफ, राइट, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज एचसीएफ, राइट, यही होता है। तो कंस्ट्रक्टर बनाना है, सारे फंक्शन जो भी है सारे ही बनाने के लिए बोला है, साथ में मेन फंक्शन बनाने के लिए बोला है, बना देंगे। जीसीडी निकालने के लिए दो दो तीन तीन तरीके हो सकते हैं, हम दो तरीके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे प्रोग्राम की ओर। कैपिटल जी है num1 num2, कुछ पार्ट तो ऐसा जहां पर रिकर्सन से मतलब नहीं, किसी किसी बच्चे को रिकर्सन से डर लगता है, तो वो भी घबराने की जरूरत नहीं है। प्रोग्राम में बहुत कुछ है जहां पे आप नंबर फेच कर सकते हैं, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है किसी को भी। ये कंस्ट्रक्टर बनाया, num1 को 0 लिखा, num2 को 0 दिया, ठीक है। तो ये जो इतना कंस्ट्रक्टर और मेंबर डेटा ही सही से डिफाइन कर दिया तो यू विल गेट फ्यू मार्क्स, मतलब few means at least one. Then the next function is to name is accept to input the data. Void accept, इनपुट कराना num1 एंड num2 को, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और num1 num2 को इनपुट करा लिया। एंटर टू नंबर्स, num1 इक्वल टू sn डॉट नेक्स्ट int और num2 इक्वल टू sn डॉट नेक्स्ट int। ठीक है, तो पहले हम आसान वाला तरीका बताते हैं जीसीडी कैलकुलेट करने का, कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे नहीं रखा है कौन सा तरीका लगाए। देखिए मैंने दो नंबर लिए, लेट्स से आई टेक 15 एंड 40, ये x है ये y है। मैंने कहा 40 ग्रेटर है 15 से, 40 से 15 माइनस करा तो इट बिकम्स 25, ये 15 ही रहा। 25 इज ग्रेटर देन 15, माइनस किया 25 माइनस 15 इट बिकम्स 10। अभी 15 इज ग्रेटर, जो बड़ा है उसमें से दूसरा नंबर घट, x बड़ा है तो x से y माइनस कर दे रहे हैं, y बड़ा है y से x माइनस कर दे रहे हैं। 15 माइनस 10 कर दिया, ये हो गया 5। अभी 10 इज ग्रेटर तो 10 में से 5 माइनस कर दिया, दोनों 5 हो गए, दोनों इक्वल हो गए, तो जो नंबर आपको मिला है वो आपका जीसीडी है। तो प्रोसेस कब तक चलाया, जब तक कि दोनों नंबर सेम नहीं हो जाते हैं। सो लेट्स डू इट इन फॉर्म ऑफ द प्रोग्राम। तो आपने वैल्यू पास की int जीसीडी फंक्शन को, फंक्शन का नाम भी जीसीडी, क्लास का नाम भी जीसीडी, बट आप ध्यान दीजिए तो केस का फर्क है। प्रोसेस कब तक चल रहा था, जब तक एक्स वाई के इक्वल नहीं था, रुका कब, जब एक्स वाई के इक्वल हो गया। सो द बेस केस हैपेंस टू बी इफ x इक्वल टू y, देन वी हैव टू स्टॉप।
एंड व्हेन विल स्टॉप व्हाट इज द रिजल्ट, एक्स एंड वाई बोथ आर इक्वल, दोनों में से कोई भी वैल्यू आप रिटर्न कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही सेम थी और वही आपकी जीसीडी की वैल्यू है, रिटर्न एक्स। अदरवाइज क्या किया था हमने, अगर एक्स वाई से बड़ा है तो एक्स में से वाई माइनस किया था, तो वो कंडीशन लगा दी। अब रिकर्सिव केस आया, भाई सेम नहीं है तो हमें प्रोसेस परफॉर्म करना है, एक्स वाई से बड़ा है तो हमें क्या रिटर्न करना है और क्या चेंज करना है, फंक्शन में नेक्स्ट कॉल करेंगे तो वहां एक्स की वैल्यू चेंज होनी है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स माइनस वाई एंड वाई रिमेन्स एज इट इज। फंक्शन कॉल करें तो वी हैव टू टेक केयर इट इज हैविंग टू पैरामीटर्स, तो दोनों पैरामीटर पास करने, किसकी वैल्यू चेंज होनी है, किसकी कांस्टेंट रहनी है, या दोनों की चेंज होनी है तो दोनों भी कर सकते हैं, पर यहां पे क्या केस है, केवल एक्स की वैल्यू चेंज होनी है। अब ये कंडीशन जो दी है मैंने, दूसरी भी फॉल्स हो गई, लेट्स से दूसरी भी फॉल्स है, एक्स वाई के इक्वल नहीं है, एक्स वाई से बड़ा नहीं है, इसका मतलब वाई एक्स से बड़ा होगा, तो उस केस में क्या करना है, रिटर्न जीसीडी, एक्स रिमेन्स एज इट इज, वाई इज चेंज्ड। So let's do the dry run. Let's do the dry run. ये फंक्शन जीसीडी है, कोई और नंबर ले लेते हैं, 8 12, 8 and 12 आर इक्वल, नो, एक्स की वैल्यू 8 है, वाई की वैल्यू 12 है, ग्रेटर है नहीं, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई, नेक्स्ट कॉल ऑफ द टू द फंक्शन एंड हियर एक्स रिमेन्स 8, द नेक्स्ट वैल्यू इज 12 minus 8, that is 4, this is 12 minus 8, right? Now next for the next call 8 and 4 is taken into consideration, x y के इक्वल नहीं है, अभी x y से बड़ा है, ये 12 की जगह 4 हो गया, x y से बड़ा है, तो नेक्स्ट कॉल में क्या हुआ, x की वैल्यू 8 minus 4 and y remains as it is, and for the next call x and y both are 4, so it returns 4 which is the greatest common divisor of x and y, ठीक। This is called subtraction method, we can do with some other way also, एग्जाम में तो कोई एक लिखना है, सीखते समय तो कई सारे मेथड आप देख सकते हैं किसी भी एक काम को करने के। पहले ये बताइए, अभी अगला जो हम लोग किसी सेम काम को करने का मेथड हम करने जा रहे हैं, दैट इज विद द लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखिए मैथमेटिकल प्रोसेस को ट्रांसलेट करने का काम करना है हमें, वही सेम एग्जांपल 15 एंड 40, देयर आर टू नंबर्स, ये x है ये y है, ये किसी को भी x किसी को भी y मान के आप प्रोसेस सोचेंगे और प्रोग्राम लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग कोड 19 हो सकता है, तो आपका कुछ और हमारा कुछ और, अगर बदल दें इसको, y को हमने ग्रेटर नंबर मान के किया, 15 को 40 से डिवाइड किया 30, रिमाइंडर आया 10, अभी 10 से 15 को डिवाइड करना है, अगले स्टेप में क्या देख रहे हैं आप, y की वैल्यू 42 है, y को हमने x से डिवाइड करा 15 से, पर अगले प्रोसीजर में हमें क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, 15 को 10 से डिवाइड करना, यानी अब डिवाइड तो मैं y को ही कर रहा हूं ना, तो अगला y क्या है, y में 15 है जो पहले x में था, सो न्यू वैल्यू ऑफ y इज द ओल्ड वैल्यू ऑफ x, तो y में x जा रहा है, ठीक, दिस इज वन थिंग वी हैव ऑब्जर्व। द सेकेंड थिंग, x में क्या जा रहा है, ये x 10 किधर से आया, y मॉडुलस x आया, सो न्यू वैल्यू ऑफ x इज दिस, सो जब तक 0 ना आए तो हम जो प्रोसीजर कर रहे हैं उसमें x और y की नई वैल्यू क्या है वो हम यहां से देख सकते हैं, तो इस प्रोसीजर को लिखते हैं कि रिकर्सिव केस क्या होगा, पहले वो लिख लें, देन वी विल रीच टू बेस केस आल्सो, रिटर्न जीसीडी, x is y मॉडुलस x एंड y is x, तो ये आपका जीसीडी फंक्शन हो गया, ये रिकर्सिव केस हो गया। इस प्रोसेस को फॉलो करते जाएं तो भाई 15 को 10 से डिवाइड करा, रिमाइंडर आया 5,
फिर 5 से 10 को, ये आपकी x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। नेक्स्ट कॉल में डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, y की वैल्यू 5 हो जाएगी। जब 0 हो जाए तब हमें रुकना है। तो यहां से हमको मिल गया बेस केस, 0 हो जाए। किसकी वैल्यू 0 हो सकती है भाई? रिमाइंडर ही तो 0 हो सकता है, ठीक है, रिमाइंडर 0 हो सकता है। रिमाइंडर जा रहा है x में, तो अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो दूसरा नंबर जो भी है वो आपका जीसीडी है। दिस इज लॉन्ग डिवीजन मेथड, और जो इससे पहले डिस्कस किया था वो था आपका subtraction method. So there is a high probability of getting the question on number based, ठीक है, on number based. Even though हमने एरे बेस पे भी रिकर्शन करा हुआ है, स्ट्रिंग बेस पे भी करा हुआ है, पर हमें करना क्या है, फोकस जो हमारा एम्फेसिस है वो नंबर बेस पे है। बाकी क्योंकि सिलेबस में स्ट्रिंग भी है, एरे प्रीवियस टर्म में था, तो प्रीवियस टर्म में तो लूपिंग भी थी, इस टर्म में लूपिंग नहीं लिखा सिलेबस में, तो ऐसा नहीं हम लूपिंग नहीं आएगी, है ना, तो लूपिंग से थोड़ी पीछा छुड़ा सकते हैं। तो आप पढ़ के पूरा जाएंगे, आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, और बाकी सब कुछ पे फोकस करना ही रहता है। बहुत कठिन नहीं है आप स्कोर कर सकें 35 आउट ऑफ 35, थोड़ा सा प्लान करके चले तो बिल्कुल आसानी से करा जा सकता है। अगला फंक्शन क्या है, लेट्स सी द क्वेश्चन। Display function displaying the result with an appropriate message. So how we can get the result? By calling this function GCD. We want the result of num1 and num2. xy तो पैरामीटर में रिसीव कर रहे थे, एक्चुअली निकालना किसका है, num1 और num2 का निकालना था। तो फंक्शन नाम फिर देख लें एक बार, डिस्प्ले void display. So let me take a integer value res result, call this GCD function, then only this process will take place. दो नंबर है जिनको हमें निकालना है, num1 कॉमा num2. So this is the important point where we are making call to recursive function. So always there is a special place जहां पे एग्जामिनर को देख के नंबर देना है, सही से कॉल किया है, is this call is appropriate according to the prototype of the function. फंक्शन दो वैल्यू ले रहा है, आप दो वैल्यू पास कर रहे हैं, वही वैल्यू पास कर रहे हैं जिसका आप रिजल्ट चाहते हैं, तो वो सारी बातें ध्यान रखनी रहती हैं। फिर यहाँ पे अप्रोप्रिएट मैसेज में आप मैसेज डिस्प्ले कर दीजिए, यानी कि द जीसीडी ऑफ num1 and num2 is res, बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड मैनर में आपने एक मैसेज दे दिया। फिर मेन फंक्शन, ये सब कुछ लिख तो दिया, होगा कैसे, काम कैसे करेगा, जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जीसीडी क्लास का ऑब्जेक्ट ओबी इक्वल टू न्यू जीसीडी, कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक। फिर ओबी डॉट एक्सेप्ट, इनपुट करने का फंक्शन था एक्सेप्ट, दिस कैलकुलेशन का जीसीडी था, पर वो उसको यूज किया, कॉल किया गया डिस्प्ले फंक्शन से, तो डिस्प्ले कॉल कर लेंगे तो वो जीसीडी फंक्शन को भी कॉल करके आपको रिजल्ट दे देगा, ठीक। देख लीजिए भैया, समझ में आ गया बच्चे? फाइन, just go through the next question. In the meanwhile I can get some water for me. इनहेरिटेंस के क्वेश्चन में आपको दो क्लासेस दी हुई हैं, एक बेस क्लास है, एक ड्राइव क्लास है। इन दिस क्वेश्चन द बेस क्लास इज गो डाउन एंड द ड्राइव क्लास नेम इज अपडेट, राइट। सो हियर द स्पेसिफिक डिटेल ऑफ द क्लास गो डाउन, 4 member datas are given, name of the item, quantity of the item, price of the item and amount. Constructor is having a parameter list. In the parameter list dot 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 is given, it means you have to decide on your own, अपने आप से आपको डिसाइड करना है कि पैरामीटर लिस्ट में क्या क्या होगा। आप डिसाइड कैसे कर सकते हैं, ये अमाउंट की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप इसको पैरामीटर लिस्ट में नहीं देंगे, प्राइस और क्वांटिटी पता है, अमाउंट निकल आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट पे 3
पैरामीटर होंगे। फिर गो डाउन क्लास के बाद अपडेट क्लास इज गिवन विच इज परचेज क्वांटिटी एंड परचेज रेट। गो डाउन में सामान है, अभी कुछ और सामान परचेज होके आया, कितना आया और उसका क्या रेट था। ठीक, तो ये आपका गुड अपडेट क्लास में दिया हुआ है। क्या करना है, अपडेट क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक, कंस्ट्रक्टर में डॉट डॉट दिए हुए। अब यहां पे ध्यान देने की बात यह है कि इसके कंस्ट्रक्टर की पैरामीटर लिस्ट में वैल्यू कहां से लेंगे। तो एक बात ध्यान रखिए, आप बनाने जा रहे हैं ड्राइव क्लास, तो कोई भी वैल्यू बेस के पास जब डाल देनी होती है तो हम पहले ड्राइव्ड को देते हैं, ड्राइव्ड के थ्रू बेस के पास जाता है। तो ड्राइव्ड क्लास के पैरामीटर लिस्ट में वो पैरामीटर जो पहले इसकी बेस क्लास में होने हैं वो होंगे, प्लस जो ड्राइव्ड को खुद के लिए चाहिए, तो खुद के लिए क्या चाहिए, परचेज क्वांटिटी और परचेज का प्राइस, वो दो वैल्यू जो इसके मेंबर डेटा है। कोई आइटम कितने रुपए का खरीदा गया, कितना आइटम खरीदा गया, इसके मेंबर डेटा थे। तो इसमें टोटल मिला के हो गया 5 पैरामीटर, 3 खुद के लिए, सॉरी 3 बेस क्लास के, 2 अपनी क्लास के, 5 पैरामीटर हो गए। देन अपडेट क्लास, जस्ट गो थ्रू दिस वेरी सीरियसली, ध्यान से पूरा क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। टू अपडेट द स्टॉक बाय एडिंग द प्रीवियस क्वांटिटी by the purchase quantity and replace the rate of the item if there is a difference in purchase rate। क्या कह रहा है कि स्टॉक में कितनी क्वांटिटी हो गई, अभी अभी करंट में जो थी और बीच हमने खरीदा उसको ऐड कर दीजिए। अपडेट द स्टॉक बाय एडिंग द प्रीवियस क्वांटिटी बाय द परचेज क्वांटिटी, प्रीवियस क्वांटिटी में परचेज क्वांटिटी ऐड कर दीजिए, करंट क्वांटिटी आ गई। प्राइस भी क्या की वैल्यू को भी चेंज करना है, पर कब चेंज करना है, अगर डिफरेंस है तो, सेम है तो कोई चेंज नहीं करना। फिर कह रहा है करंट स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालिए, अमाउंट है करंट स्टॉक, प्राइस और क्वांटिटी, कौन सा प्राइस और क्वांटिटी, अभी अपडेट वाले में जो है या इसके जो भी इसकी बेस क्लास थी उसके वाले में, गो डाउन क्लास में। तो अभी आपने कुछ चीज खरीद ली, 100 थे, 20 और आगे 120 हो गए, तो आपका टोटल उसके अमाउंट क्या आएगा, जितना आपके पास टोटल आर्टिकल्स इकट्ठा हो गए, 120 आइटम है तो 120 आइटम के अकॉर्डिंग। फिर डिस्प्ले फंक्शन में आपको क्या करना है, डिस्प्ले द स्टॉक डिटेल बिफोर एंड आफ्टर अपडेटिंग, यानी डिस्प्ले फंक्शन में आपको अपडेट फंक्शन कॉल करना है। उससे पहले क्या था, उसके बाद में क्या है, दोनों डिस्प्ले करना है। वो कौन डिस्प्ले करेगा भाई, पहले ये वैल्यू क्या डिस्प्ले कराना चाहता है, नाम, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट, ये गो डाउन का स्टेटस है। तो इसके लिए यानी कि डिस्प्ले फंक्शन आपके बेस क्लास वाला, उसको हमें यूज करना पड़ेगा, उसको हम कॉल करेंगे। आपको बेस क्लास लिखना नहीं है, केवल assume that the super class go down is has been defined, वो ऑलरेडी है। now your job is using the concept of inheritance, अपडेट क्लास के कंस्ट्रक्टर को, अपडेट और डिस्प्ले फंक्शन को लिखिए। यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ, यहां पे बेटा जैसे डिस्प्ले द स्टॉक डिटेल बिफोर एंड आफ्टर, तो आप वो जो वैल्यूज है ना वहां पे डिस्प्ले फंक्शन डिस्प्ले कर रहा है, अब उसको कॉल करेंगे, यहाँ डिस्प्ले करने नहीं बैठ जाएंगे, ठीक है, डिस्प्ले करने के लिए वहां फंक्शन बना है, उसको यूज करके आप डिस्प्ले करें। तो यहाँ बहुत कुछ हमें याद रखना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन बार बार रिफर करना पड़ेगा, डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं होता है। तो हम क्या कौन सी क्लास लिखने जा रहे हैं, सब क्लास, नाम क्या है सब क्लास का, स्क्रीनशॉट लेना है तो देख लीजिए भाई, सब क्लास का नाम है अपडेट, हाँ अपडेट है, क्लास अपडेट, यू कैपिटल है, ठीक है। एक्सटेंस, बेस क्लास का नाम है गो डाउन। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पहली, दिस लाइन डिफाइंस कि अपडेट इज द सब क्लास एंड गो डाउन इज द सुपर क्लास, ठीक। नाउ डिफाइन द मेंबर डेटा ऑफ द अपडेट क्लास, ठीक है। मेंबर डेटा कौन कौन से हैं, परचेज क्वांटिटी एंड रेट, यहां पे स्टोर द परचेज क्वांटिटी, स्टोर द यूनिट प्राइस, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं कर रहा है जिससे पता चल पाए इंटीजर है कि डबल है, देन इट्स योर चॉइस, आप क्या ले लें, ठीक है। तो आप इंटीजर डबल में कुछ भी ले सकते हैं, INT मैं ले रहा हूं,
ठीक, हो गया। कंस्ट्रक्टर बनाना है। पहले आप पैरामीटर्स में क्या क्या लेने वाले हैं, जो इसकी बेस क्लास के थे। बेस क्लास को आपको आइटम का नाम भेजना है, नेम, रेट, क्वांटिटी क्यू, रेट आर। अब इसके खुद के लिए तो हम पीक्यू पी आर ले रहे हैं, परचेज क्वांटिटी के लिए पीक्यू और परचेज रेट के लिए पी आर। अब सबसे कंस्ट्रक्टर में रिसीव तो कर ली वैल्यू, अब ये वैल्यूज इसकी बेस क्लास के पास कैसे जाएंगी एक्सक्यूज मी, उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा सुपर फंक्शन। What super function is doing? Super function is used to call the constructor of the base class, and it has to be the first statement. You can't do anything before calling the super function except comment. ठीक है, तो आपने ये वैल्यू उसको दे दी na, q, r, इस तरह से ये वैल्यू अब किसकी बेस क्लास के पास पहुंच गई। बचा ये दोनों वेरिएबल, pq। अभी हम एक खुद के वेरिएबल इस क्लास फंक्शन, इस क्लास के वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, परचेज रेट इक्वल टू पी आर। देन वी हैव टू राइट द अपडेट फंक्शन, void अपडेट। अभी क्या ध्यान देना है, इसका u छोटा है तो इट्स नॉट अ कंस्ट्रक्टर। यहां पे मुझे क्या करने के लिए बोला गया है कि भाई कुछ सामान हमने परचेज कर लिया, तो परचेज करा तो जो गोडाउन क्लास के वेरिएबल है ना, क्वांटिटी और रेट, ये चेंज होंगे। क्वांटिटी में ये ऐड हो जाएगा, जो परचेज किया उतना वैल्यू क्वांटिटी में ऐड हो गया। ठीक, मैंने कहा क्वांटिटी की नई वैल्यू क्या हो गई, प्लस इक्वल टू परचेज क्वांटिटी अंडरस्कोर QTY। और अगर जो रेट है परचेज रेट से इक्वल नहीं है, क्वेश्चन में बोला है कि अगर नहीं है तो करो, तो हम चेक कर रहे हैं, अदरवाइज हम रेट इक्वल टू परचेज रेट कर देते। तो अगर नहीं है तो ये वाला आ जाता, अगर सेम है तो वही वैल्यू डाल भी दो तो क्या फर्क पड़ता है। 10 रुपीज का था, अभी 10 रुपीज का और ले गया, वैल्यू स्टोर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोला क्वेश्चन में तो मैंने चेक कर लिया कि भाई अगर रेट पुराना रेट 10 रुपीज था, अभी नया रेट 11 रुपीज है, तो चेंज हो गया, तो रेट की वैल्यू को अपडेट कर देते हैं। अगर दोनों ही 10 होते तो भी कोई कौन सा फर्क पड़ना था। तो वी हैव टू फॉलो द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन के चेंज करने से पहले चेक करने के लिए बोला, हमने चेक करके वैल्यू को चेंज कर दिया, हो गया अपडेट। पर एक चीज और हमें अपडेट करनी है, अमाउंट। क्वांटिटी बदल चुकी है तो वैल्यूएशन जो भी आपके यहाँ गोडाउन की है वो बदल जाएगी, बढ़ चुकी या घट जाए, है ना। रेट गिर गया तो हो सकता है क्वांटिटी बढ़ने पे घट जाए, हमें इसके स्टैटिक्स में नहीं पढ़ना है। अमाउंट, नया अमाउंट, जो भी मेरे पास अवेलेबल क्वांटिटी है उसका जो भी करंट रेट है उसका प्रोडक्ट होगा, मैंने निकाल लिया। अब करना है डिस्प्ले फंक्शन। डिस्प्ले फंक्शन की लैंग्वेज को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो डिस्प्ले फंक्शन में कुछ है नहीं, इसमें क्या ध्यान देना है, ऐसा बच्चों के मन में रहता है, डिस्प्ले कर दे चलो। डिस्प्ले फंक्शन पढ़ भी नहीं रहे, करना क्या है भैया, पहले हमें कॉल करना है सुपर डॉट डिस्प्ले। सुपर डॉट डिस्प्ले, सुपर क्यों, बिकॉज दिस फंक्शन इज हैविंग सेम नेम। बेस क्लास का फंक्शन है डिस्प्ले और इस क्लास का फंक्शन है डिस्प्ले, दोनों के नेम सेम है। तो हमें कैसे कॉल करेगी भाई, कौन कैसे पता चलेगा कि बेस क्लास वाले डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करना है, यू लाइक सुपर डॉट डिस्प्ले। इसके बाद अपडेट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, अपडेट फंक्शन कॉल किया और इसके बाद फिर सुपर डॉट डिस्प्ले। एंड ऑफ द क्लास, मेन फंक्शन इसमें लिखने के लिए नहीं कहा गया है। तो अपडेट करने के बाद सुपर डॉट डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया, तो अब वो चेंजेस के बाद वही वैल्यूज चेंज वैल्यू को दिखाएगा, उससे पहले ओरिजिनल वैल्यूज को दिखा रहा था।
ये अभी इनहेरिटेंस वाला क्वेश्चन में कोई चॉइस नहीं है, ये जो दिया है वही करना है. गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A queue is a linear data structure in which the operations are performed based on FIFO. First in first out के अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो वो क्यू है. ठीक है. क्लास नेम इज क्यू विद द मेंबर डेटा. There is an array. Capacity is cap. Front is the to point the index number. Rear भी. ठीक है, तो फ्रंट के थ्रू रीड करेंगे, रेयर के थ्रू राइट करेंगे. यहां पे कंस्ट्रक्टर को ध्यान से देखिएगा. कंस्ट्रक्टर में क्या करे, कैपेसिटी को मैक्स रखना है, तो मैक्स साइज है, कैपेसिटी मैक्स रख दी. फ्रंट और रेयर की इनिशियल वैल्यू को वो जीरो कह रहा है रखने के लिए, तो जीरो कह रहा है कि -1 कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम लिखना रहेगा. दिस फंक्शन इज टू ऐड अ डेटा एट द रियर इंडेक्स. ठीक है, रेयर के थ्रू राइट करना है. और कब तक राइट करना, जब तक पॉसिबल हो. अब भाई फुल हो गई तो उसके बाद राइट नहीं करना, हमें एक अप्रोप्रिएट मैसेज देना है, क्यू फुल. क्यू फुल हो जाती है तो उसे हम कहते हैं ओवरफ्लो, या जो मैसेज दिया वो आप डिस्प्ले कर देंगे. फिर ये जो दूसरा फंक्शन है पॉप डेट, नाम कुछ भी हो, नाम अलग अलग हो सकते हैं. इस पे ध्यान रखना कि रिटर्न करना है कि डिस्प्ले वहीं पे कर देना. किसी क्वेश्चन में बोलता है रिटर्न करो. ठीक है, फ्रंट पे जो भी नंबर उसको रिटर्न करो. इधर रिटर्न करने के लिए नहीं बोल रहा है, करेक्ट, सॉरी, इधर रिटर्न करने के लिए बोल रहा है. कभी कभी वॉइड होता है तो वहीं डिस्प्ले करने के लिए बोलता है. यहां दिखा है कि भाई रिटर्न करो, पर अगर रीड कर सकते तो रिटर्न करोगे, नहीं रीड कर सकते तो क्या रिटर्न करना, -999. भाई पूरी एम्प्टी है, उसमें से कुछ स्टोर ही नहीं है, ये तो स्टोर किया था, सब रीड कर चुके, तो अब क्या रिटर्न करोगे भाई, -999 करो. क्लास क्यू को डिफाइन करना है, ये दो फंक्शन लिखे हैं, और आपको मेन फंक्शन इस क्वेश्चन में नहीं लिखना है. मेन फंक्शन एंड एल्गोरिथम नीड नॉट टू बी रिटन, वो थोड़ा नीचे दिख नहीं रहा आपको. ठीक है, डिस्प्ले फंक्शन भी नहीं लिखना है, केवल ये दोनों फंक्शन लिखने हैं. कंस्ट्रक्टर भी फिलहाल इस क्वेश्चन में लिखने के लिए नहीं बोला गया है. ठीक है, पर यार डिस्कशन तो लिख सकते हैं, इधर तो लिखने के लिए नहीं बोला. जो एग्जाम में है उसमें लिखने के लिए बोल दिया. आपको तो जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि भाई क्या चीज एग्जाम में लिखने के लिए आ रही है. आप पूरा प्रोग्राम पढ़ेंगे, जो लिखने के लिए कहा गया एग्जाम में लिखेंगे, जो नहीं कहा गया उसको छोड़ देंगे, वो एग्जाम की बात है. पर जब पढ़ने बैठेंगे तो सब कुछ पढ़ेंगे. क्लास नेम इज क्यू, सिंपल क्यू है, दैट. क्लास क्यू जब लॉजिक आएगा तो उसको डिस्कस करेंगे. int dat is an array of integer type. max, front, rear, ये मेंबर डेटा दिए थे. क्यू एक कंस्ट्रक्टर है जो एक वैल्यू रिसीव कर रहा होगा. ये मैक्स को इनिशियलाइज करने के लिए काम आएगा. साइज क्या है, मैक्स m. फ्रंट की वैल्यू 0, क्वेश्चन में बोली है फ्रंट की वैल्यू 0 रखने के लिए फ्रंट को 0 कर दिया, रेयर को 0 कर दिया. और जब हमें साइज पता चला तब हमने डीएटी के लिए मेमोरी एलोकेट करी. जब तक एरे का साइज नहीं पता है तब तक हम मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते. तो यहां बच्चा हमको पता चल गया साइज, और हमने कर दी मेमोरी एलोकेट. अब आया असली क्वेश्चन, ऐड करना है कुछ एक वैल्यू उसमें, ऐड दैट. चलो फंक्शन बनाते हैं, वॉइड ऐड अंडरस्कोर दैट, ब्रैकेट में वी एक वैल्यू ऐड करनी है. चलो भैया ठीक है, अब समझते हैं पहले. अब यहां पर दिमाग लगाना शुरू होगा. तो यहां देखते हैं कि ये जो एरे है 5 एलिमेंट है, ये है मैक्स -1, ये फ्रंट है. क्या भाई, ये फ्रंट है, ये रेयर है, दोनों 0 है. ठीक है, दोनों 0 है.
जीरो पे हम स्टोर कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू जीरो पे स्टोर की जा सकती है। तो हमसे कह रहा है लिखने स्टोर करने के लिए, तो हम स्टोर कर देते हैं, ब्लैक ही रखते हैं, ज्यादा अच्छा लग रहा है। एक कंडीशन है इधर, एक कंडीशन आएगी जहां पे हम कहेंगे भाई ये फुल है, क्यू फुल है, पर अभी तो हमने कुछ स्टोर नहीं किया, हमको नहीं पता कैसे क्यू फुल होगी। ठीक है, अभी तो पूरी खाली दिख रही है मुझे, मैंने भाई वो कंडीशन छोड़ दी, जब मेरे को जानकारी हो जाएगी मैं वहां भर दूंगा। फिलहाल आर की वैल्यू जीरो है और ये खाली दिखाई दे रही है, यहां वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो हमने कहा भाई ठीक है, डीएटी रेयर पे एक वैल्यू वी है, स्टोर कर दीजिए। पहली कॉल में लेट से ये सेटिस्फाई हो गया, हमने यहां पे स्टोर कर दिया कोई भी नंबर, लेट से 5 स्टोर कर दिया। ठीक, फिर से आपने कॉल किया दोबारा कुछ, हमने फिर एक वैल्यू और स्टोर करना चाहते हैं, फिर से फंक्शन कॉल किया, तो भाई रेयर तो चेंज नहीं हुआ ना, तो फिर तो ये जीरो पे ही दोबारा स्टोर कर देगा। तो हमें यहां पे स्टोर करने के बाद रेयर की वैल्यू को बढ़ा देना चाहिए। ठीक, तो पहला वैल्यू स्टोर होने के बाद रेयर की वैल्यू कितनी हो गई है बेटा, 1। ठीक, अब मैं फिर से कॉल कर रहा हूं यही फंक्शन, तो दोबारा कॉल किया, लेट्स से मैंने अभी 10 पास किया, तो रेयर की वैल्यू 1 है, इधर फॉल्स है, ये दिखाई दे रहा है खाली, तो हम मान लेते हैं फॉल्स है। तो रेयर की वैल्यू 1 है, तो इधर यहाँ पे इसने वैल्यू स्टोर कर दी 10, रेयर की वैल्यू को 2 कर देगा। फिर हम कॉल करें 15, लेट से हम पास कर रहे हैं, तो इधर 2 पे 15 करके 3 कर देगा। तो अभी हम माने कि 3 पे अगला कॉल करेंगे तो 3 पे स्टोर करके 4 कर देगा, अगला कॉल करेंगे तो 4 पे स्टोर करके 5 कर देगा। तो जहां पे भी है वहां पे स्टोर करके आगे बढ़ रहा है। तो जब इसकी वैल्यू इधर 4 है तो 4 पे स्टोर कर सकता है, मैक्स -1 पे है तो मैक्स -1 पे स्टोर कर सकता है। तो रुकेगा कब, जब इसकी वैल्यू मैक्स के बराबर हो गई। किसकी वैल्यू, रेयर की वैल्यू, रेयर की वैल्यू मैक्स के बराबर हो गई, तो ये फर्दर स्टोर नहीं कर सकता। ठीक, जीरो पे है तो जीरो पे स्टोर कर सकता था, यानी यानी कि साइज -1 पे, तो साइज -1 पे स्टोर कर रहा है। तो क्योंकि रेयर को बाद में बढ़ा रहे हैं इसलिए साइज -1 पे होगा तो स्टोर करेगा, जैसे ही साइज के इक्वल होगा तो स्टोर नहीं करेगा। 3 नंबर स्टोर किए, रीड करने की बात आई, तो ये देखिए इस समय करंटली फ्रंट की वैल्यू 0 है, रेयर की वैल्यू 3 है, तो 5 पे रीड कर ले, फ्रंट को रीड करके आगे बढ़ा रहे हैं। 5 को इंडेक्स नंबर 0 को रीड करेगा, 5 रिटर्न करेगा, फ्रंट 1 हो गया। 1 पे है, इसको पॉइंट कर रहा है, रीड करें, रीड करेंगे तो 10 रिटर्न करेगा, फ्रंट 0 हो गया, सॉरी 2 हो गया। अभी 2 को पॉइंट कर रहा है, अभी भी देख रहे हैं डेटा है इधर, रीड करें तो 15 रिटर्न करके बैठ के 3 हो गया। ठीक है, अभी 3 इसके बराबर है, फ्रंट रेयर के बराबर हो गया। आप देख रहे हैं कोई डेटा है इधर, कोई डेटा नहीं है, इनिशियली फ्रंट रेयर के बराबर था, 0 0 कोई डेटा नहीं था। ठीक है, जैसे भी फ्रंट रन के बराबर है, रेयर के बराबर है, उसमें कोई डेटा नहीं। इनिशियली आप देखिए दोनों 0 थे, तब भी वहां पे कोई डेटा नहीं था। तो फ्रंट जैसे ही रेयर के बराबर हो जाए हम कहेंगे यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, अदरवाइज हम फ्रंट जिसको पॉइंट कर रहा है उसको रीड करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये आपका अगला फंक्शन है जिसकी बॉडी में हमें क्या लिखना है, int पॉप डेट, भाई चल आगे, int पॉप अंडरस्कोर DAT, अगर फ्रंट की वैल्यू रेयर के बराबर है, इसका मतलब ये अंडरफ्लो है, रिटर्न करने के लिए जो बोला है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू रिटर्न कर दीजिए, अदरवाइज रिटर्न, यहां ध्यान दीजिएगा, DAT फ्रंट। ये लिखने के बाद कहा फ्रंट की वैल्यू को बढ़ा दीजिए। अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा काम किया तो रिटर्न करने के बाद क्या होता है, कंट्रोल विल गो बैक टू द कॉलिंग बॉडी। तो रिटर्न के बाद जो भी स्टेटमेंट लिखे जाते हैं वहां पे एक एरर आती है, अनरीचेबल कोड, कंपाइल ही नहीं होगा।
इसलिए कोई भी काम रिटर्न के बाद करना है तुरंत पे, तो इधर अलग से नहीं कर सकते बच्चे, हमें यहीं पे फ्रंट प्लस प्लस लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया। इसके सिवा इसमें हमने ये एंडिंग कर्ली ब्रैकेट बना दिया ऑफ द क्लास, क्योंकि डिस्प्ले फंक्शन नहीं लिखना है क्वेश्चन में। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।